हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्थ सारथी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने ट्रांसलेशन बनाना शुरू किया है। ये ट्रांसलेशन पार्ट 2 का वीडियो है। चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट। मैंने फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में चर्चा किया है। इसके पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ और हालांकि ये स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस ही हैं, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस का महत्व अधिक हो जाता है। इसलिए यदि आप स्ट्रक्चर को मजबूत कर लेते हैं तो एक सेंटेंस से कई सेंटेंस का ट्रांसलेट बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्लाइड आज का आप लोग देखिए। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स है। इस नोट्स को देखने के पहले आप एग्जाम्पल को देख लीजिए। एग्जाम्पल है, संसार के सभी देशों में किताबों की कीमत रही है। तो किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के पहले आप उस सेंटेंस को ठीक प्रकार से देखें, जानें, पहचानें। उसके बाद उसमें कौन सा रूल लगेगा उस पर विचार करके तब फिर आप उसको ट्रांसलेट करें। हालांकि मैं अभी आपको किसी भी वाक्य का ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, किसी भी वाक्य को आप ट्रांसलेट कैसे करें वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये करने के बाद स्पोकन इंग्लिश में मैं फिर इसका रिवीजन करवाऊँगा। स्पोकन इंग्लिश में क्या होती है कि वो आप प्रैक्टिस करना होता है। जो सेंटेंस आपने ट्रांसलेट कर चुका है उसका प्रैक्टिस करना होता है। जैसे कि संसार के सभी देशों में किताबों की कीमत बढ़ रही है, उसको आप यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसको द प्राइस ऑफ बुक्स इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग। उसी प्रकार फिर अगेन एंड अगेन, संसार के सभी देशों में किताबों की कीमत बढ़ रही है। द प्राइस ऑफ बुक्स इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग। मेनी टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना होगा इस प्रकार से स्पोकन इंग्लिश में। लेकिन अभी हम लोग को सीखना है, थोड़ा समय देना होता है पहले फर्स्ट में, उसके बाद फिर धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो किसी भी सेंटेंस को आप कैसे ट्रांसलेट कीजिएगा, तो आपको याद होगा कि मैं फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, 2 स्ट्रक्चर मैंने लिखा था। पहला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और दूसरा था सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। दिस स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं, ये इंग्लिश का हो गया आपका और ये हो गया आपका हिंदी का। यानी, और याद रखिएगा, ये सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर हैं, हिंदी का और ये अंग्रेजी का। आप जानते हैं कि सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं, निगेटिव सेंटेंस होते हैं। परंतु यहाँ पर यही तो हम लोग को पहचानना है। सबसे पहले ट्रांसलेट करने के पहले आप उसको देखिए कि सेंटेंस कैसा है। जैसे कि आप देखिए इस सेंटेंस को देखिए, संसार के सभी देशों में किताबों की कीमत बढ़ रही है। ये किस प्रकार सेंटेंस है? ये सिंपल सेंटेंस, ये साधारण वाक्य है। और साधारण वाक्य को पहचानने का एक और तरीका है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, ये इसका नाम है पूर्ण विराम। तो इस पूर्ण, यदि किसी सेंटेंस के अंत में यदि पूर्ण विराम लगाओ तो समझ लीजिए वो है साधारण वाक्य। तो संसार के सभी देशों में किताबों की कीमत बढ़ रही है, साधारण वाक्य, ये सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल सेंटेंस का जो रूल होता है वो होता है सिंपल सेंटेंस का जो रूल होता है वो होता है
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है सिंपल सेंटेंस का। और हिंदी का होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो हमें किस पर करना है, अभी इंग्लिश में करना है। तो इंग्लिश में करना है तो हमको इस सेंटेंस पे करना होगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर किया है, यानी एस प्लस भी प्लस ओ, किस पर करना है। लेकिन सबसे पहले हमको इस सेंटेंस को देखना है और इस रूल्स को पहले आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा है कि यदि किसी वाक्यों में एक से अधिक प्रीपोजिशन आता है तब सबसे पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाला नाउन वाक्य का कर्ता होता है। हालांकि ये इंग्लिश के लिए हो गया, लेकिन जब हिंदी से हमको इंग्लिश में करना है तो हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हमको इंग्लिश में करना पहले सब्जेक्ट चाहिए। हमें किसी भी सेंटेंस का यदि हम इंग्लिश में करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए। तो इसमें हमको कर्ता पहचानना है, इस वाक्य में हमें क्या करना है, कर्ता को पहचानना है। यानी संसार के सभी देशों में किताबों की कीमत बढ़ रही है, इसमें कैसे पहचानेंगे कि इस वाक्य में कर्ता कौन सी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा वाक्य है। तो इसमें विभक्ति पर ध्यान दीजिएगा। विभक्ति हम किसको कहते हैं, का, के, की, में, इस प्रकार की विभक्ति होती है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, ये के क्या विभक्ति है, में क्या विभक्ति है, फिर की। तो हिंदी में याद रखिएगा कि संसार के सभी देशों में किताबों की कीमत बढ़ रही है। तो सबसे आप यहाँ देखिए, ये वाला, इसमें में जो है आपका, में जो है ये आपका क्या है, आपका विभक्ति है। और इसके बाद है किताबों की कीमत। हालांकि आप इसमें की, आप यहाँ पर विभक्ति नहीं है, क्योंकि ये किताबों की कीमत ही एक ही साथ है, इसलिए इसमें के और में ये दो ही है। तो इस प्रकार पहचानना होगा। तो किताबों की कीमत ये एक साथ है। तो किताबों की कीमत, यही इस वाक्य का आपका हिंदी में सेंटेंस, यानी अंत में जो विभक्ति के बाद आपका कर्ता होगा वही आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होगा इंग्लिश में जब आप ट्रांसलेट कीजिएगा। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यानी किताबों की कीमत, यानी प्राइस, द प्राइस ऑफ बुक्स, ये प्लूरल इसलिए एस लगा हुआ है। तो द प्राइस ऑफ बुक्स यानी किताबों की कीमत। अब देखिए एक मिनट, एस प्लस बी प्लस, तो ये सब्जेक्ट मैंने लिख दिया यहाँ पर, द प्राइस ऑफ बुक्स, ये एस हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब उनको पहचानना है। तो आप जानते हैं क्रिया क्या है, बढ़ रही है, यानी कि किताबों की कीमत, ये हो गया। और इसको भी पूरा और भी इसको सब्जेक्ट में लीजिएगा। किताबों की कीमत संसार के सभी देशों में, ये पूरा सब्जेक्ट बनेगा यहाँ से। ये पहले सब्जेक्ट का काम कर लीजिए आप। किताबों की कीमत, फिर जो बचा इसको कर लीजिए, किताबों की कीमत यानी द प्राइस ऑफ बुक्स, फिर संसार के सभी देशों में, इन ऑल द कंट्रीज, और सबसे अंत में जो होती है, फिर आपका इसमें क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। बढ़ रही है मतलब इंक्रीज कर रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, द प्राइस ऑफ बुक्स इन ऑल द कंट्रीज इज इंक्रीजिंग, मतलब वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो संसार के सभी देशों में किताबों की कीमत बढ़ रही है, आप समझ गए होंगे इसको कैसे आपको बनाना है। तो द प्राइस ऑफ बुक्स इन ऑल द कंट्रीज इज इंक्रीजिंग। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो इस प्रकार ये फर्स्ट स्लाइड में हम मुख्य रूप से समझे कि ये बड़ा सेंटेंस है, उसमें कैसे हमको सब्जेक्ट को पहचानना है। उसी प्रकार फिर मैं वीडियो लेकर आऊँगा, फिर इंग्लिश दे दूँगा, उसका हिंदी करना है, कैसे करना है, तो उसको इसी स्ट्रक्चर पर करना होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड को देख लेते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये याद रखना चाहिए आपको। इससे मिठास का होता है स्वीटनेस, चमक का होता है ब्राइटनेस, मुस्कान का होता है स्माइल। यानी इस स्वीटनेस मीन्स होता है मिठास, ब्राइटनेस मीन्स होता है चमक, और स्माइल मीन्स होता है मुस्कान, एटसेट्रा। एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, ये जो लिखा हुआ है ETC, इसका फुल फॉर्म होता है एटसेट्रा, ETCETRA।
TRA एटसेट्रा, ETCETRA एटसेट्रा। इसलिए आपसे कोई पूछे कि ETC का फुल फॉर्म क्या होता है तो आपको बताना है एटसेट्रा, ETCETRA एटसेट्रा। आप डिक्शनरी में भी देख लीजिएगा। तो अब इसमें देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है। मजदूर पेड़ काट रहे हैं, किसान खेत जोत रहे हैं, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। और उसके बगल में मैंने लिखा है इसका उत्तर है मजदूर, उत्तर है किसान, उत्तर है शिक्षक। इसको समझना है, नोट में आइए। यहाँ पर लिखा है कि इस प्रकार के वाक्यों का कर्ता वह संज्ञा या सर्वनाम होता है जो क्रिया प्लस कौन के उत्तर में मिलता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मजदूर पेड़ काट रहे हैं, इसमें दो चीज़ों को ध्यान रखिएगा, एक है क्रिया और दूसरा है कौन। तो यदि मैं बोलूँ कि मजदूर पेड़ काट रहा है, इसमें क्रिया क्या है, काट रहा है। भैया कौन काट रहा है, तो मजदूर काट रहा है। तो उत्तर में आ गया आपका मजदूर। क्रिया इसमें काट रहा है और उसका क्वेश्चन यदि लगा पूछेंगे कौन काट रहा है तो उसका उत्तर में आएगा मजदूर। और दूसरा हम देखिए किसान खेत जोत रहे हैं, मतलब क्रिया है जोत रहे हैं, है ना, और कौन जोत रहे हैं तो उत्तर में किसान जोत रहे हैं। फिर शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, इसमें क्रिया है पढ़ा रहा है, पढ़ा रहे हैं क्रिया है, लेकिन कौन पढ़ा रहे हैं तो भैया यहाँ पर क्या है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार के वाक्य में उत्तर आता है, यानी आप जब प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर आपको मिलेगा। तो वही यहाँ पर नोट में लिखा है कि इस प्रकार के वाक्यों का कर्ता, यानी देखिए हम अभी फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैप्टर ही है आपका फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट। तो हमको भी इसी पर ट्रांसलेट करना है, S + B + O, क्योंकि ये सारे सिंपल सेंटेंसेस हैं। जितना भी हम लोग अभी कर रहे हैं ये सब सिंपल सेंटेंस है। हम सभी प्रकार के सेंटेंस का ट्रांसलेशन सीखेंगे, लेकिन अभी हम लोग साधारण वाक्य का कैसे करेंगे वो सीख रहे हैं। तो S + B + O पर ही हमको अभी करना है ट्रांसलेशन। तो ये नोट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के वाक्यों का कर्ता वह संज्ञा या सर्वनाम होता है। देखिए नाउन एज सब्जेक्ट और प्रोनाउन एज सब्जेक्ट मैंने बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में। यानी सब्जेक्ट में आपसे कोई पूछेगा क्या आया तो संज्ञा या सर्वनाम, ये दो अभी आ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस प्रकार के वाक्यों का कर्ता क्या होता है, कोई संज्ञा या सर्वनाम होता है जो क्रिया प्लस कौन के उत्तर मिलता है। यानी सब्जेक्ट बहुत ही आसान है आपको ढूंढना। यहाँ पर यदि क्रिया और कौन का यदि उत्तर है, जैसे किसान खेत जोत रहे हैं, कौन जोत रहा है, किसान जोत रहा है, तो इस वाक्य का सब्जेक्ट हो गया आपका किसान। शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहा है, इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो कौन पढ़ा रहा है भैया, तो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षक वाक्य क्या है, सब्जेक्ट है। मजदूर पेड़ काट रहा है, पेड़ कौन काट रहा है, कौन का उत्तर आता है, मजदूर, तो मजदूर इसका वाक्य का सब्जेक्ट। तो आप उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। इसीलिए आप देखिए यहाँ पर बच्चे पत्र लिख रहे हैं, कौन पत्र लिख रहा है, बच्चे पत्र है, तो बच्चे यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट ही हमको अभी पहचानना है, क्योंकि फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो बच्चे पत्र लिख रहे हैं, तो सब पहला काम हम लोग का होता है सब्जेक्ट को पहचानना। तो सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स हो जाएगा। तो इसका यदि ट्रांसलेशन बनेगा बच्चे पत्र है तो पहले क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हो जाएगा। फिर लिख रहे हैं तो चिल्ड्रन के साथ आर का प्रयोग किया जाएगा, चिल्ड्रन आर हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा आपका आर। और फिर आपका क्या है, लिखना का राइट होता है, राइटिंग है, चूँकि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है इसलिए रहा है रही में इज आर के साथ वर्ब का चौथा का प्रयोग किया जाता है। उसको टेंस जब पढ़ने तो बढ़िया से आपको बताएंगे। बच्चे पत्र लिख रहे हैं, चिल्ड्रन आर राइटिंग लेटर्स, पत्र लिख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलता है। फिर एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि धनी सुखी है और गरीब दुखी है। तो इसको नोट में समझिए। नोट है, ऐसे वाक्यों में विशेषण वाक्य का कर्ता होता है। यानी इस प्रकार का जब भी आपको वाक्य सेंटेंस मिले कि धनी सुखी है, गरीब दुखी है, वह लाचार है, इस प्रकार का जब भी वाक्य मिले तो ऐसे वाक्यों में विशेषण वाक्य करता होता है। यदि इसमें सब्जेक्ट को पहचानने के लिए बोला जाए तो इसमें एडजेक्टिव ही आपका वाक्य का क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव इसका सब्जेक्ट होता है। क्योंकि हमको ट्रांसलेट जब करना है तो S + V + O पर करना होता है, तो हमको सब्जेक्ट ही पकड़ना है पहले। तो धनी सुखी है, गरीब दुखी है, तो इसमें अब
इस प्रकार का वाक्य में क्या होता है, एडजेक्टिव भी वाक्य का करता होता है। और मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव एज सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता के रूप में विशेषण। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वही चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। तथा इनका अनुवाद होता है द प्लस एडजेक्टिव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसके साथ द लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यानी इसका अनुवाद होगा द प्लस एडजेक्टिव, यानी जिसे धनी सुखी है, धनी जिसे तो रिच नहीं होगा, वो द रिच होगा। और इसका थोड़ा सा नीचे भी नोट्स देख लीजिए, जब द प्लस एडजेक्टिव से व्यक्ति का बोध होता है तब ये प्लूरल होते हैं, परंतु जब वस्तु का बोध होता है तब ये सिंगुलर होता है। हालांकि धनी सुखी है, धनी मतलब क्या, एक व्यक्ति होगा, बहुत सारे व्यक्ति होंगे, ये प्लूरल है चूँकि ये व्यक्ति है। तो जब व्यक्ति होता है तो वो प्लूरल होता है। इसीलिए आपको यहाँ पर द रिच का मतलब ही हो गया धनी। जैसे आप धनी लोग भी बोल सकते हैं, गरीब लोग भी बोल सकते हैं, यानी ये प्लूरल है। द रिच है आपका क्या, प्लूरल है ये, क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव से जब व्यक्ति का बोलता है ये प्लूरल होता है। द प्लस एडजेक्टिव से जब व्यक्ति का बोध होगा, ये धनी है तो कोई व्यक्ति हो धनी होगा, तो जब व्यक्ति होगा तो वो प्लूरल होते हैं, लेकिन जब वस्तु होगा तब वो सिंगुलर हो जाएंगे। याद रखिएगा, इस पर ध्यान रखिएगा। तो धनी सुखी है, तो द रिच का मतलब ये हो गया, ये प्लूरल है, ये धनी लोग हो गया ये। इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ये एक रूल है ये। इसलिए यदि जब भी सब्जेक्ट का सिंगुलर होगा तो यहाँ क्रिया सिंगुलर होगी। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, नहीं वो सेंटेंस गलत हो जाएगा आपका। इसलिए धनी सुखी है, द रिच का मतलब होगा धनी, सुखी है आर हैप्पी। उससे गरीब दुखी है तो द पुअर आर अनहैप्पी। अब ये आर क्यों लगा है, क्योंकि ये द पुअर जो है व्यक्ति है, इसलिए प्लूरल है। तो प्लूरल जब होता है तो उसका क्रिया भी प्लूरल होना चाहिए, तभी वो वाक्य आपका सही होगा। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। तो इस स्लाइड में यही था और बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आगे स्लाइड देख लीजिए। फिर एग्जाम्पल देखिए आप क्या लिखा मैंने, चोरी करना अपराध है, खेलना लाभदायक है, झूठ बोलना पाप है, शराब पीना बुरा है। अब इस वाक्य में कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि हमको सबसे पहले सब्जेक्ट ही चाहिए। एस प्लस भी प्लस ओ, ये सभी सिंपल सेंटेंसेस हैं, तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट ही पकड़ना है। चूँकि फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट, हमको सब्जेक्ट जानना है कि इसमें क्या है सब्जेक्ट। तो चोरी करना अपराध है, चोरी करना अपराध है। इस प्रकार को आप जब भी देखिएगा तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें धातु प्लस न प्लस विशेषण है या था, ये पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट फ्यूचर भी हो सकता है। तीनों प्रकार के सेंटेंस में हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं इसको। तो चोरी करना अपराध है, चोरी करना देखिए न, कर प्लस न, कर धातु हो गया ये आपका, कर ही धातु हुआ। जैसे आप पट धातु संस्कृत में पढ़े होंगे आप, पट धातु, कर धातु, लिग धातु। तो धातु प्लस न, देखिए कर न, इस प्रयोग में हमेशा धातु प्लस न आएगा। और इसका विशेषण आएगा अपराध, ये विशेषण है, पाप ये विशेषण, लाभदायक क्या है ये विशेषण है। तो ये सब क्या है विशेषण होगा, एडजेक्टिव है, तो ये भी आएंगे। कहीं है भी कहीं था, जैसे कि चोरी करना अपराध है, चोरी करना अपराध था, चोरी करना अपराध होगा, ये किसी भी टाइम में हो सकता है टेंस में। खेलना लाभदायक है, खेलना लाभदायक था, खेलना लाभदायक होगा। झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप था, झूठ बोलना पाप होगा। एक बना उसको कई सारे बना सकते हैं, उसका अलग कोई दिक्कत नहीं है। शराब पीना बुरा है, शराब पीना बुरा था, शराब पीना बुरा होगा। यानी एक से हम कई सारे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको पहचान लीजिए, कैसे पहचानेगा, धातु प्लस ना, सीधा आप देखिएगा, चोरी करना, खेलना, झूठ बोलना, मतलब ना इस प्रकार से आपको आएगा, धातु प्लस ना। और उसमें विशेषण होंगे, है और था होंगे। तो जब हिंदी में पहले आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर, तो किसी भी सेंटेंस जब देखिए तो उसको आप ध्यान दीजिए कि ये सबसे पहले आप सोचिए कि ये क्या है, किस प्रकार सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है या नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है या एसर्टिव है, इसको आप देखना होगा। उसी के हिसाब से आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये सब सिंपल सेंटेंस हैं। तो सीधा स्ट्रक्चर लग गया, एस प्लस भी प्लस ओ, इसी पर हम लोग बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे इसको। तो चोरी करना अपराध है, सब सब्जेक्ट पकड़िए इसमें क्या है। तो चोरी करना, अब देखिए थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए, इन्फिनिटिव। और आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया इन्फिनिटिव एज सब्जेक्ट, यानी टू प्लस वर्ब को इन्फिनिटिव बोला जाता है।
2 प्लस वर्ब 1, ये क्या होता है आपका इन्फिनिटिव होता है। तो इसी पर आपका ट्रांसलेशन बनेगा इसका। जैसे चोरी करना अपराध है, इसका आपका इन्फिनिटिव सब्जेक्ट है, और इन्फिनिटिव यहाँ पर क्या है, चोरी करना। चोरी करना यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटिव है, धातु प्लस ना यही है ना, तो यही आपका हो गया इन्फिनिटिव। 2 प्लस वर्ब देखिए, तो चोरी करना होता है स्टील, लेकिन चोरी करना क्या होगा, टू स्टील, क्योंकि इन्फिनिटिव है। टू स्टील ये आपका सब्जेक्ट इस वाक्य, यही आपका इन्फिनिटिव है। तो यहाँ पर इन्फिनिटिव एज सब्जेक्ट, कर्ता के रूप में कौन है, इन्फिनिटिव है यहाँ। तो जब भी चोरी करना, खेलना, झूठ बोलना इससे होगा तो इन्फिनिटिव का प्रयोग कीजिएगा आप। और इन्फिनिटिव का होता है 2 प्लस वर्ब 1। तो चोरी करना का हो जाएगा 2 स्टील, खेलना का होगा 2 प्ले, झूठ बोलना का होगा 2 टेल लाइज, शराब पीना का होगा 2 ड्रिंक। समझ रहे हैं। तो इस प्रकार सबको बनाना होगा। इसीलिए मैंने बताया चोरी करना अपराध है, तो 2 स्टील, फिर क्रिया वो सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लुरल है तो प्लुरल। तो 2 स्टील सिंगुलर है तो 2 इज ए क्राइम, 2 स्टील इज ए क्राइम हो जाएगा। फिर खेलना लग जाएगा 2 प्ले यूजफुल, झूठ बोलना पाप है, 2 टेल लाइज इज ए सिन, शराब पीना बुरा है, 2 ड्रिंक इज बैड। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे इसको। आगे चलिए। और जो भी आपने ऊपर देखा उसी को हम दूसरे तरीके से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर और लिखा है। जैसे कि इट इज़ हार्मफुल टू स्मोक, इट इज़ यूजफुल टू प्ले, इट इज़ बैड टू ड्रिंक, इट इज़ अ सिन टू टेल लाइज। तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका इन्फिनिटिव नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटिव देखिए 2 स्मोक आपको लास्ट मारा है, 2 प्ले लास्ट मारा है, 2 ड्रिंक लास्ट मारा है, 2 टेल लाइज क्या हो रहा है, लास्ट मारा है। तो यहाँ इन्फिनिटिव ए सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ जो आपका सब्जेक्ट है वो इट इज आ रहा है। तो इनका, एक मिनट, इनका अनुवाद, यहाँ पर अनुभव नहीं है, अनुवाद होगा। यहाँ पर जो आप लिखा हुआ अनुभव नहीं होगा, ये अनुवाद। इनका अनुवाद इस तरह से भी कहा जाता है, तो ये सही कर लीजिएगा, ये अनुवाद है, अनुवाद। तो इनका यानी इस प्रकार के सेंटेंस का, जैसे खेलना लाभदायक है, शराब पीना बुरा है, तो इस तरह भी बना सकते हैं। इट इज़ बैड टू ड्रिंक, शराब पीना बुरा है, इसे 2 ड्रिंक इज बैड ये भी बना सकते हैं, और इट इज़ बैड टू ड्रिंक। यानी इस प्रकार के सेंटेंस में ध्यान रखिएगा कि इसको और तरीके से बना सकते हैं, यानी इट इज़ का प्रयोग करके बना सकते हैं। यानी इट को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, तो इट इज़ बैड टू ड्रिंक है ना, इट इज़ अ सिन टू टेल लाइज, झूठ बोलना पाप है, इट इज़ यूजफुल टू प्ले, खेलना लाभदायक है, या 2 प्ले इज यूजफुल ऐसे ही बनता है। शराब पीना, सिगरेट पीना हानिकारक है, इट इज़ हार्मफुल टू स्मोक है ना, या 2 स्मोक इज हार्मफुल, या इट इज हार्मफुल टू स्मोक। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप ठीक प्रकार से समझ गए होंगे, और इसी प्रकार से हम लोग धीरे धीरे, आपको कैसा लगा कि यदि इस वीडियो में कुछ कमी दिखे तो वो भी आप बताएंगे। तो इस प्रकार से फिर मैं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना। और एक कोट है कि लक्ष्य नहीं होती जिनके पास, वो ऐसे ही खो जाते हैं जैसे लाखों हजारों पत्ते पानी में बजाते हैं। हालांकि एक और कोट है, 1 डिजायर 1 एम 1 बिजनेस, यानी व्यक्ति का एक ही इच्छा, एक ही काम होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए। वह एक काम, एक इच्छा और एक लक्ष्य होना चाहिए। ये बहुत बड़े नॉवलिस्ट हैं इंग्लिश में, यानी मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में आप लोग जानते होंगे। उन्होंने ये कोट किया है कि 1 डिजायर 1 एम 1 एक उनका पुस्तक है द स्कॉलर जिप्सी, मैथ्यू आर्नल्ड साहब ने लिखा है।
तो बहुत ही अच्छा उसमें स्टोरी है, तो खैर उस पर नहीं जाएंगे। तो आप लोग एक काम, एक इच्छा और एक लक्ष्य बना लीजिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।